आयोग छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए कांग्रेसी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राशिद मसूद को आज सजा सुनाई जा सकती है। साल 2090-91 में केंद्रीय कोटे से त्रिपुरा को आवंटित सीटों पर मेडिकल कॉलेज में आयोग छात्रों को दाखिला दिलाने के आरोप में विशेष अदालत ने 19 सितंबर को मसूद को दोषी ठहराया था। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट मसूद की सजा का ऐलान करेगी। वीपी सिंह सरकार में मंत्री रहने के बावजूद मसूद पर घोटाले का आरोप था। सजा के ऐलान के बाद राशिद मसूद की संसद की कुर्सी भी चली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई भी विधायक और सांसद दोषी करार दिया जाता है और उसे 2 साल से अधिक सजा होती है तो उसे संसद में प्रवेश करने के लिए अयोग्य माना जाएगा। सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया है। लालू प्रसाद को जेल के अपर डिवीजन 2 नंबर वार्ड में रखा गया है। उनके साथ आर.के. राणा और जहानाबाद के जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को भी रखा गया है। लालू यादव को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कमरे में रखा गया है। मधु कोड़ा भी लंबे समय तक घोटाले के आरोप में इसी जेल में रहे थे। लालू को जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं मिली है। लालू के कमरे में टीवी नहीं है। टीवी देखने के लिए लालू को वार्ड के हॉल में आना होगा। सोमवार शाम को लालू ने नींबू की चाय पी और रात में पालक की सब्जी और रोटी खाई। इसके अलावा लालू के भोजन में आलू का चोखा और सलाद भी था। सभी खाना जेल में बनाया गया था। सोमवार को शाम 6 बजे के बाद लालू ने किसी से मुलाकात नहीं की। चारा घोटाले में लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही चलाएगी। राबड़ी ने खुद इस बात का ऐलान करते हुए इस संबंध में लगाई जा रही तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। राबड़ी ने कहा कि वो अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पार्टी चलाएंगी। राबड़ी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मिसाल पेश करते हुए कहा कि उनकी तर्ज पर ही वो अपने बेटे के साथ मिलकर पार्टी चला सकती हैं। हालांकि आरजेडी में कमान संभालने का अंतिम फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी। बहरहाल लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद उनका सियासत से बाहर जाना करीब करीब तय हो गया है, जिसके बाद इस पर नजरें टिकी है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके संसद की सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी ने कहा कि वो पहले कोर्ट के फैसले को पढ़ेगी, जिसके बाद वो फैसला करेंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों को उनकी सदस्यता पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की संसद की सदस्यता जानी भी तय हो गई है। बता दें कि रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को चारा घोटाले में लालू यादव समेत 45 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट ने घोटाले में 7 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है, जबकि लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र समेत अन्य दोषियों को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिन पर 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए लालू और 37 अन्य लोगों के खिलाफ 3 अक्टूबर को पूरी सजा सुनाई जाएगी। 8 दोषियों को सोमवार को ही सजा सुना दी गई, जिसके बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि फैसले के खिलाफ उनका परिवार हाईकोर्ट में अपील करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है। बता दें कि लालू यादव की सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर को किया जाएगा। लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र की सजा पर आज अदालत में बहस होगी और गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। बिरसा मुंडा जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू सजा सुन सकेंगे। नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले सोमवार को आसाराम की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। जोधपुर के जिला और सत्र न्यायालय ने आसाराम की न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। आसाराम करीब 1 महीने से जेल में है और उनकी जमानत पर करीब 2 बार सुनवाई हो चुकी है। बता दें कि आसाराम की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने पहले 5 सितंबर और फिर 15 सितंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद सोमवार को भी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। आसाराम की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को अपना वकील नियुक्त किया था। आसाराम की जमानत पर 2 बार सुनवाई हो चुकी है। अब इस मामले में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। आसाराम करीब 1 महीने से जेल में है। आसाराम को जमानत दिलाने की पैरवी वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आसाराम की जमानत के लिए उनकी दलीलें काफी नहीं थी, इसलिए आसाराम को जमानत नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद एक बार फिर राम जेठमलानी हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत के लिए पैरवी करेंगे, लेकिन आसाराम की राजदार शिल्पी के बयान से उनके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के केस में सह आरोपी और आसाराम की राजदार शिल्पी ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी के खुलासे से आसाराम के खिलाफ शिकंजा और कस गया है। सूत्रों के मुताबिक शिल्पी ने पुलिस के सामने दुष्कर्म मामले की साजिश रचने की बात स्वीकारी है। शिल्पी ने ही साजिश के तहत लड़की को आसाराम तक पहुंचाया था। शिल्पी ने पुलिस को बताया कि छात्रा का यौन उत्पीड़न एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पीड़िता पर जानबूझकर भूत प्रेत का साया बताकर उसे बीमार होने की कहानी बनाई गई ताकि परिजन उसे आसाराम के पास लाएं
जाएं और वो दुष्कर्म कर सकें। राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर रेप के आरोप में फंसे हैं, लेकिन अब वो इस जंजाल से निकलने के लिए हर नुस्खे का इंतजाम कर रहे हैं। नागर अपने रसूख के बल पर पीड़िता को धमकाने और बयान बदलकर मामला वापस लेने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं। बाबूलाल नागर पीड़िता पर धमकियां देकर दबाव बना रहे हैं। नागर के नजदीकी पीड़िता को कह रहे हैं कि अधिकारी पुलिस सब उनके हैं, गिरफ्तार भी होंगे तो जमानत उन्हें मिल जाएगी, इसलिए जयपुर में रहना है तो दुश्मनी मोल मत लो, 7 करोड़ रुपए लो और मामला खत्म करो। पीड़िता से ये पेशकश बाबूलाल नागर के नजदीकी श्यामलाल ने की है, जिसे पीड़िता के बेटे ने रिकॉर्ड कर लिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज 6 दिवसीय अमेरिकी दौरे के बाद भारत लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रात 9 बजे तक भारत लौटेंगे। मनमोहन सिंह के लौटने के बाद 2 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया गया दागियों को बचाने के लिए अध्यादेश को वापस किया जाने पर विचार हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने इस अध्यादेश पर कड़ा एतराज जताया था। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा कि पूरी पार्टी मनमोहन सिंह के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। नागर पर 35 साल की एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। महिला ने अपने शिकायत में नागर पर अपने सरकारी बंगले में 11 सितंबर को उसके साथ बलात्कार और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक नागर उसे नौकरी दिलाने के झांसा देकर अपने बंगले पर लाया था। महिला की शिकायत दर्ज करने के बाद नागर ने डेयरी, खादी एवं ग्रामीण उद्योग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के राजस्थान मामलों के प्रभारी और महासचिव गुरुदास कामत ने कहा कि बाबूलाल नागर को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस से निलंबित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह उम्र विवाद में न्यायालय के आदेश पर उनकी टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट अवमानना के इस मामले की आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति आर.एम. रोड़ा और न्यायमूर्ति एच.एल. दूत की खंडपीठ ने उम्र विवाद में केंद्र सरकार के खिलाफ जनरल वीके सिंह की याचिका खारिज की थी। न्यायालय ने समाचार पत्रों में जनरल वीके सिंह के हवाले से प्रकाशित उस टिप्पणी का संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत ने उनकी आयु का फैसला करते समय मैट्रिक के प्रमाण पत्र को आधार क्यों नहीं माना, जबकि बलात्कार पीड़ित की उम्र का निर्धारण करते समय ऐसे दस्तावेज को आधार माना जाता है। बता दें कि वीके सिंह पिछले साल 10 फरवरी को शीर्ष अदालत में अपनी उम्र को लेकर कानूनी लड़ाई हार गए थे। तस्वीरों में चल रहे इस पाठशाला में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडियन मुजाहिदीन ने सबसे पहले आतंकी पाठशाला की ट्रेनिंग महाराष्ट्र से शुरू की, जहां आतंक के आकाओं ने जिहाद के नाम पर छोटे और कम तबके के लोगों को जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी के लिए उकसाया जाता है। फैयाज कागजी, अबू जुंदाल, हिमायत बैग ने आतंकी पाठशाला में जिहाद के नाम पर लोगों को बरगला कर ट्रेनिंग दी। खुफिया एजेंसी के हाथ लगी ये तस्वीर साल 2006 की है। 2006 के महाराष्ट्र में आतंकी पाठशालों को पुख्ता करती है। साल 2006 में ये पहली आतंकी पाठशाला की थी, जब इंडियन मुजाहिदीन पनप रहा था। इसी बीच देश के कई राज्यों में भी इस तरह की पाठशालाएं इंडियन मुजाहिदीन के आकाओं द्वारा चलाई जाने लगी। मुंबई में बीती रात भाटुक इलाके के एक क्लब में 2 गुटों में पहले जमकर मारपीट हुई। उसके बाद कई राउंड गोलियां चली, जिसमें एक गुट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मृतक का एक साथी भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने क्लब में हुई गैंगवार की वारदात के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस इस घटना को आपसी रंजिश बता रही है, जबकि मृतक और हमला करने वाले दोनों पर कई आपराधिक मामले पुलिस फाइल में पहले से दर्ज हैं। बता दें कि भांडुक इलाके में 5 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अमृतसर में पुलिस के 3 स्मगलर समेत संदिग्ध पाक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध जासूस का नाम हरजिंदर सिंह बताया जा रहा है। इसके पास से पुलिस ने पाकिस्तान के 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही एक डायरी बरामद की गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पुलिस ने संदिग्ध पाक जासूस के साथ 3 तस्करों को अमृतसर की सीमा पर हेविलियन गाँव से पकड़ा है। सर तो पूछताछ आएगा जी, जो कुछ आएगा तो अंदाजा होता जाएगा। कानपुर के चमनगढ़ इलाके में एक जर्जर मकान दरकने से मकान में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मकान में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन दोनों तरफ की सड़क को बंद कर दिया गया। पुलिस ने नगर निगम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद नगर निगम ने जेसीबी मशीन से जर्जर मकान को धराशायी कर दिया। नगर निगम ने 10 सेकंड 2 मंजिले मकान को जमींदोज कर दिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र इलाके में लगभग 30 साल पुराना ये मकान था। लोगों की सावधानी की वजह से दर्जनों जिंदगियां खत्म होने से बच गयी। दिल्ली में एक नाबालिग की जिंदगी से जो खिलवाड़ किया गया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके में बसंत कुंज के एक फ्लैट में काम करने वाली एक नाबालिग के साथ इसकी मालकिन ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। झारखंड की रहने वाली ये नाबालिग पीड़िता बसंत कुंज के सेक्टर ए के एक फ्लैट में काम करती थी। उस फ्लैट की मालकिन वंदना अपनी मां के साथ रहती है, लेकिन काम के बदले इस नाबालिग को प्रताड़ित किया गया। दरअसल सोमवार को बसंत कुंज थाने की पुलिस को एक एनजीओ की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस फ्लैट में दबिश दी तो मामले का खुलासा हो पाया। नाबालिग बच्ची की हालत देखकर सभी हैरान रह गए।
शादी से मना करना एक प्रेमी को इतना भारी पड़ गया कि उसका चेहरा पूरी तरह झुलस गया। दरअसल प्रेमिका ने अपनी प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे प्रेमी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। मामला बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पड़नी गाँव का है, जहाँ 25 साल का युवक उसी गाँव की युवती से प्यार करता था और दोनों साथ ही रहते थे। लेकिन युवती ने जब शादी की बात की तो युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने इसका बदला उसके चेहरे पर एसिड डालकर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की जांच में जुट गई है। एक लड़के के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। लड़की ने किसी लड़की से प्रेम था और जिसकी वजह से ये शादी के लिए जब लड़की ने कहा होगा